जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं हम IJT-36 सितारा एयरक्राफ्ट को लेकर आई एक अपडेट से। आप सबको पता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा IJT-36 सितारा, जो कि एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, ये विकसित किया जा रहा है। और लगातार सोर्सेस की बात माने तो जो इंडियन एयरफोर्स है, अब वो इस प्रोग्राम को लेकर फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, क्योंकि HAL ने पहले ये क्लेम किया था कि वो इसके डेवलपमेंट फेज के अंतिम दौर पर पहुंच चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो प्रोग्राम है, ये सिग्निफिकेंट डिलेज को फेस कर रहा है और अपनी 2 दशक की लंबी जर्नी में भी अभी तक ये बनके कंप्लीट नहीं हो पाया है। इनिशियली इस उद्देश्य के साथ इसको बनाया गया था कि ये किरण मार्क 2, जो कि ए ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, उनको रिप्लेस करेगा। लेकिन इसके बावजूद जो सितारा एयरक्राफ्ट है, वो लगातार अलग अलग प्रकार के जो हर्डल्स है, इनसे इनकाउंटर होता रहा है। और इसमें कुछ क्रिटिकल डिज़ाइन फ्लॉज थे जो कि मॉडिफिकेशन की डिमांड करते थे, और ये मॉडिफिकेशन मुख्य तौर पर टेल सेक्शन और अंडर कैरेज सेक्शन में की जानी थी। अब इसका रिजल्ट ये होता है कि अपने स्पिन टेस्ट में भी फेल हो जाता है, जो कि एक क्रूशल पैरामीटर होता है किसी भी ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए। अब क्योंकि डिले काफ़ी बड़ी है, और इसीलिए अब सोर्सेस का ये कहना है कि भारतीय वायुसेना भी इन एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट को लेकर के काफ़ी चिंतित है। इंडियन एयरफोर्स, जो ऑलरेडी किरण की फ्लीट को 2026 तक रिटायर करने के बारे में विचार कर रही है, और उन्होंने PC-7 BTA यानी बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को खरीद रखा है ट्रेनिंग मिशंस के लिए। और इसके अलावा HTT-40 जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं, वो स्टेज 1 और स्टेज 2 ट्रेनिंग में काम आएंगे। तो वहीं इंडियन एयरफोर्स का अब जो पेशेंस है, वो जवाब दे रहा है। और अब उनके धैर्य के जवाब देने का मतलब ये है कि कुछ अधिकारियों से बात करने पर यह भी पता चला है न्यूज़ एजेंसीज को कि जो भारतीय वायुसेना है, अब वो अपना ध्यान मुख्य तौर पर HTT-40 जो एयरक्राफ्ट है हमारा, उस पर केंद्रित करने के ऊपर विचार कर रहे हैं। क्योंकि उनका ये मानना है कि HTT-40 इन सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में सक्षम है, जो कि इंटरमीडिएट से लेकर के एडवांस ट्रेनिंग तक प्रदान कर सकता है पायलट्स को। तो देखते हैं भारतीय वायुसेना का डिसीजन इसको लेकर क्या आता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय नौसेना की प्रिसीजन गाइडेड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इंटरसेप्टर मिसाइल को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना, जो कि इस समय PGLR-SAM को लेकर काम कर रही है, तो उन्होंने हाल ही में कुछ नई इन्फॉर्मेशन जो है इस मिसाइल के रिगार्डिंग डिस्क्लोज करी है, जहां पर उन्होंने इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करी है। ये मिसाइल बेसिकली डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित की जा रही है, और ये एक नेक्स्ट जनरेशन का मिसाइल सिस्टम होने वाला है, जो कि भारतीय नौसेना के वॉरशिप की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है, इसको कई गुना ज़्यादा इन्हांस कर देगा। PGLR-SAM इंटरसेप्टर मिसाइल को लेकर ऐसा कहा जाता है कि इसकी जो रेंज होगी वो 250 किलोमीटर से ज़्यादा होगी, यानी कि जो एग्जिस्टिंग MR-SAM है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जिसकी रेंज 90 से लेकर के 100 किलोमीटर के बीच में है, और इन्हें भारतीय नौसेना के वॉरशिप में डिप्लॉय किया गया है, उसकी तुलना में PGLR-SAM की जो रेंज होगी वो दोगुने से ज़्यादा होगी। और ये भारतीय नौसेना के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि PGLR-SAM भारतीय नौसेना के वॉरशिप को वो कैपेबिलिटी प्रदान करेगी कि वो ग्रेटर डिस्टेंस से एनिमी थ्रेट्स को काउंटर कर सकेंगे। सबसे खास बात तो यह है कि PGLR-SAM की जो स्पीड होने वाली है, ये अप्रोक्सीमेटली मैक 7 से ज़्यादा होगी, जो कि इसे इनेबल करेगी कि काफ़ी तेज़ी के साथ जो इनकमिंग थ्रेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कर पाएगी। इसके अलावा ये अलग अलग प्रकार के जो एयरबॉर्न टारगेट्स हैं, जिसमें सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, इनको भी टारगेट कर सकती है। अब यहाँ पर जो स्टैंड आउट फीचर एक हमें देखने को मिलेगा PGLR-SAM का, वो NT-ASBM होगा। जी हाँ, एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी भी इसको एक प्रदान की जाएगी, जो कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होगी। तो कुल मिलाकर के भारतीय नौसेना की जो वॉरशिप्स हैं, उनकी ताकत को बढ़ाने में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि PGLR-SAM भारतीय वायुसेना के प्रोजेक्ट कुश से डिराइव करी गई है, और यहाँ पर भारतीय नौसेना के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख करके इसको बनाया जा रहा है। अब अगर टाइमलाइन की बात करें, तो अभी फिलहाल ये पता चला है कि ये मिसाइल फैब्रिकेशन स्टेज में है। इस वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष के शुरुआत में इसके ट्रायल को एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सिलसिलेवार ट्रायल के बाद इन्हें प्रोडक्शन स्टेज में उतार दिया जाएगा। ये अपडेट उन लोगों के लिए एक जोरदार तमाचा है जो कि भारत के इंडिजिनस कैपेबिलिटी पर शक करते हैं, और उन्होंने जब भी हमने अस्त्र मिसाइल को दुनिया की बेहतरीन मिसाइल से कंपेयर किया, तो उसका उपहास उड़ाया। तो चलिए आज हम आपको इसकी असली ताकत से परिचित करवाते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है भारतीय वायुसेना को लेकर के, जहां पर भारतीय वायुसेना ने अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को नेटवर्क्ड मोड में ऑपरेट किया है, और ये एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट है भारत के एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी में। इस टेस्ट में 2 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का इस्तेमाल किया गया। पहले लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने टारगेट को ट्रैक किया, टारगेट को डिटेक्ट किया,
और उसके बाद दूसरा एयरक्राफ्ट जो कि साइलेंट मोड में ऑपरेट कर रहा था, उसे जो टारगेट इन्फॉर्मेशन है वो डेटा लिंक के थ्रू प्राप्त होती है। और वो दूसरा जो तेजस है उसमें एक अस्त्र मिसाइल होती है, और वो जब उसको टारगेट इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मिसाइल को लॉन्च करता है और टारगेट को डिस्ट्रॉय करता है। तो ये एक बड़ा टेस्ट था जहां पर अस्त्र मिसाइल को नेटवर्क मोड में इस्तेमाल किया गया था। अब यदि आपको अभी भी डाउट है कि इसके फ़ायदे क्या है इस टेस्ट के, तो आपको बता दें, ये जो टैक्टिक है इसके अपने बहुत सारे ऑपरेशनल एडवांटेजेस हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट होता है, मिसाइल को लॉन्च करने वाला, ये अनडिटेक्टेड रहता है एनिमी के रडार सिस्टम से, क्योंकि इसे अपने रडार को एक्टिवेट नहीं करना पड़ता है टारगेट एक्विजिशन के लिए। और जो दूसरा एयरक्राफ्ट है जिसने ऑलरेडी टारगेट इन्फॉर्मेशन इसको भेजी है, वो बीवीआर कॉम्बैट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यहाँ पर जो अटैकिंग या अटैक करने वाला एयरक्राफ्ट है ये अपने लो रडार सिग्नेचर को मेंटेन करके रखता है। और ये चीज़ें तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं जब इस प्रकार के मिशन कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस में किए जाते हैं, जहाँ पर एनिमी के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम लगातार एक्टिव होते हैं। अब इस टेक्टिक का इस्तेमाल करके या इस तकनीक का इस्तेमाल करके जो हमारे भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट हैं, ये सरप्राइज अटैक कर सकते हैं अपने एडवर्सरी में, क्योंकि जब ये अटैक कर रहे होंगे तो शायद जो एनिमी है उनको भनक तक नहीं होगी कि एक्चुअल वो कितने एयरक्राफ्ट से डील कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो टेस्ट हैं ये दर्शाते हैं कि भारत की मिलिट्री टेक्नोलॉजी दिन पर दिन आगे बढ़ रही है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है एक ऐसे रिपोर्ट को लेकर के जो आई तो रशिया से है, लेकिन चर्चा भारत में शुरू हो गई है, और यह है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए संभावित रशियन इंजन को लेकर के। दोस्तों आपको बता दें, वर्ष 2020 में यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन ने यह अनाउंस किया था कि वो एक नए टर्बोफैन इंजन को टेस्ट कर रहे हैं, जो कि RD-93 का एक इम्प्रूव्ड वेरिएंट है, जिसे RD-93MA के नाम से जाना जाएगा। बेसिकली RD-93 वही इंजन है जो कि JF-17 थंडर को पावर करता है, जो कि पाकिस्तान का मेन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है इस समय। RD-93MA को लेकर कहा जाता है कि ये अपने प्रेडिसेसर की तुलना में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स को ऑफर करता है, जैसे कि थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स इसके इंक्रीज हुए हैं, इसमें जो फैन डिज़ाइन है वो इम्प्रूव करी गई है, एडवांस ऑटोमेटिक पावर प्लांट कंट्रोल सिस्टम इसमें दिया गया है। इसके अलावा जो यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन है वो ये भी अनाउंस कर चुकी है कि इसके सेफ्टी फीचर्स को भी एनहांस किया गया है, जैसे कि इसमें इमरजेंसी इंजन स्टार्ट मोड को इनकॉर्पोरेट किया गया है, जो कि क्रूशल होता है सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के लिए। अब यहाँ पर ये जो इंजन है ये 91 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है, जो कि RD-93 जो कि 84 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है उससे ज़्यादा है। अब जब से ये रिपोर्ट सामने आई है तो तेजस मार्क 1A को RD-93 से जोड़कर देखा जाने लगा, और एक विशेष तबका इस चीज़ की सलाह देने लगा कि RD-93 जो है वो जनरल इलेक्ट्रिक F404 से ज़्यादा पावरफुल है और ज़्यादा रिलायबल प्रतीत होता है। तो यहाँ पर तेजस में इस इंजन को हमें इंकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो आपको बता दें कि जो RD-93 सीरीज़ के इंजन है ये रिलायबिलिटी को लेकर हमेशा कटघरे में खड़े रहे हैं। इनमें जो मेंटेनेंस इशू रहे हैं, रिलायबिलिटी इशू रहे हैं, ये अक्सर देखने को मिले हैं। अब हम नए इंजन के परिप्रेक्ष्य में तो ये तो नहीं कह सकते कि वो भी ऐसे होंगे, लेकिन वो इंजन अभी टेस्ट किए जा रहे हैं और ये नए इंजन है, अभी इन्हें किसी भी एयरक्राफ्ट में शामिल नहीं किया गया है। तो ऐसे में क्या ये रिस्क लेना सही होगा कि वो इंजन जो अभी तक टेस्ट ही नहीं किया गया पूरी तरीके से, उसको तेजस पे इनकॉर्पोरेट करना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम नए इंजन के बारे में सोचते भी हैं तो हमें तकरीबन 4 साल के लिए तेजस मार्क 1 प्रोग्राम को भूल जाना चाहिए, क्योंकि एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन और टेस्टिंग प्रोसेस में कम से कम 4 साल का समय लगेगा। अगर आपको लगता है कि भारतीय वायुसेना इस समय इसको अफोर्ड कर सकती है तो निसंदेह फिर भारत को चले जाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।